Hello everyone, welcome to this one shot PYQ analysis on all major labor laws from 2017 to 2024। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं वन शॉट सभी लेबर लॉज का, जिसमें मैंने 2017 से लेके 2024 तक सारे इम्पोर्टेंट लेबर एक्ट को एक ही वीडियो में कवर किया है। आज हम रिवाइज करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में शो हो रहा होगा, ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। टॉपिक नंबर 1, कलेक्टिव बार्गेनिंग, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, मैटरनिटी, फैक्ट्री एक्ट, इंटर स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉय कंपनसेशन, माइंस, इक्वल रिम्यूनरेशन, मिनिमम वेजेस, ESI एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, ट्रेड यूनियन, ID एक्ट, अनऑर्गेनाइज वर्कर एंड EPF। तो टोटली हमारे कितने एक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल हमारे 18 एक्ट हैं, जिसमें मैंने सारे PYQs कवर किए हैं। वन बाय वन हम इसे कवर करेंगे। देखो, ये सारी PYQs हैं, इसमें से मैंने एक भी क्वेश्चंस खुद से ड्राफ्ट नहीं किया है, ना मैंने बनाया है। ये सारे मैंने UPSC के PYQs लिए हैं, EO के एग्ज़ाम के, ALC के एग्ज़ाम के और APFC एग्ज़ाम के। ठीक है, तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कितने एक्ट में कितने क्वेश्चन आए, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो उसके लिए आप मुझे मत कहना, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आए उतने ही मैंने लिए हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। 30 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है APFC का। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो अब हम देर नहीं करते, देखते हैं हमारा PYQ एनालिसिस। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी आप लोगों को देती जाऊंगी। देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच नेगोशिएशन का प्रोसेस, जिससे क्या होता है कि बेटर वर्किंग कंडीशन होती है, वेजेस और राइट डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किससे इंटरलिंक्ड है? ये क्लोजली लिंक्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से। ठीक है, अब PYQ क्या आया है इसमें? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द Who among the following used the phrase collective bargaining for the first time? फर्स्ट टाइम कलेक्टिव बार्गेनिंग किसने यूज़ किया था, ये पूछा गया है। तो ये यूज़ किया गया था सिडनी एंड वेव के थ्रू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, और ये आपके UPSC ALC 2017 में आया है। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी MCQs करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर्स देंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग propound द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस? बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस किसने propounded की है? ठीक है, तो वो की है आपका जॉन डेविडसन ने। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? तो ये भी कलेक्टिव बार्गेनिंग का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है? राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर। जो हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग है एम्प्लॉयर वर्कर्स के बीच होती है इंडिया में, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, या वॉलेंट्री है, या फिर ऑब्लिगेटरी, या फिर फंडामेंटल राइट है? देखो, फंडामेंटल राइट तो नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है। ये हमारा वॉलेंट्री होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, वॉलेंट्री होता है, कंपल्सरी भी नहीं होता, ये वॉलेंट्री है। आप चाहो तो करवा सकते हो, अदरवाइज आप लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देयर आर 10 पर्सन एम्प्लॉयड इन ए शॉप। एक दुकान पर 10 पर्सन है। ठीक है, देयर फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी बिकम एप्लीकेबल। यहाँ पे वो एप्लीकेबल हो गया पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। आफ्टर सम टाइम 3 एम्प्लॉय रिजाइन। 10 एम्प्लॉय थे, 3 ने रिजाइन कर दिया, तो कितने बचे? टोटल बचे हमारे 7 एम्प्लॉयज़। तो अब ये पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट लीगल पोजीशन क्या होगी इस एक्ट की? एक्ट विल बी कंटिन्यू ऑफ शॉप, कंटिन्यू रहेगा, या जैसे ही नंबर घटेंगे 10 से नीचे जाएंगे एक्ट भी हट जाएगा। ठीक है, या एक्ट इज़ अबाउट दिस साइलेंट अबाउट दिस टाइप ऑफ पोजीशन, या इस टाइप की पोजीशंस पे, इस टाइप की कंडीशन पे एक्ट चुप रहता है, एक्ट विल नॉट अप्लाई। तो देखो, अगर ये एक बार एप्लीकेबल हो गया
तो ये नहीं हटेगा, वेदर नंबर आपके कम ही क्यों ना हो जाए। आपका क्या होता है, प्रीसीडिंग 12 मंथ में एक भी दिन अगर आपके 10 एम्प्लॉयज़ हो गए तो वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, और उसके बाद ये ऑलवेज एप्लीकेबल ही रहेगा, ये नहीं हटेगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ये देखो ये किस एम्प्लॉय पर लगता है, ये तो मैंने बता दिया कि कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, कब कब एप्लीकेबल होगा। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये होती है कंटिन्यूस 5 ईयर्स से ज़्यादा काम किया हो तो उसको एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल जाती है। ठीक है, इसका ग्रेच्युटी का एक फॉर्मूला भी होता है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्ट का है या अदर एक्ट का, तो इसी एक्ट का है। देखो, एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट व्हाट इज द रेट ऑफ पेमेंट ग्रेच्युटी। जब किसी एम्प्लॉय के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसकी ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कैसे होती है, वो किस उस पर दी जाती है, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका 15 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी जो आपको मिल रही है वो वाली सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर, कितने साल उसको नंबर ऑफ ईयर, और डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिया है हमने 15। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अभी इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि व्हाट इज द रेट ऑफ पेमेंट, तो होगा 15 डेज वेजेस ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया आपका ALC 2017 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा सीजनल के बारे में। देखो, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी देनी है और कोई सीजनल इंडस्ट्री है, मतलब साल में 6 महीने काम कर रही है, सीजनल है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होती है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, जैसे इस वाले केस में मैंने 15 लिया था ना, तो इसमें 15 ना लेके सीजनल वाले में हमें लेना होता है 7। ठीक है, 7 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, ये लेना होता है डिवाइड बाय 26। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ग्रेच्युटी का है। ये देखो, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी से ALC 2017 में काफ़ी क्वेश्चन आए, 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट द एम्प्लॉय हु इज रिक्वायर्ड टू मेक ए नॉमिनेशन, नॉमिनेशन कब बनवाता है, नॉमिनेशन किस में आता है, सेक्शन 4 में आता है। ठीक है, नॉमिनेशन कब होता है ग्रेच्युटी का, तो जब उसको 1 ईयर ऑफ कंप्लीशन की कंडीशन मैंडेटरी है। अगर कोई एम्प्लॉय है, उसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल काम हो गया है करते हो कंटिन्यूस सर्विस, तो उसे फिर ग्रेच्युटी का नॉमिनेशन करवाना होगा। अब आपको मुझे बताना है, जब ग्रेच्युटी का नॉमिनेशन करवाते हैं तो कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है। अगर किसी को आंसर पता है तो बताओ, नहीं तो मैं आपको इसको बताऊंगी फिर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी का है। ठीक है, ये भी 2017 में आया था और ये भी 2017 में ही आया है। ठीक है, अंडर सेक्शन 2A सब क्लोज 2 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड वाइल डिटरमाइनिंग द कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 1 ईयर। ये कह रहा है कि इसमें से कंटिन्यूस सर्विस में हम किसको इंक्लूड नहीं करते। देखो, अगर आपका ले ऑफ हो रहा है ना, तो आप एक सेकेंड, अगर आपका ले ऑफ हो रहा है तो आप इसे कंटिन्यूस सर्विस में मानोगे। ठीक है, या आपने लीव लिया फुल वेजेस की तो भी, या मैटरनिटी लीव है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके कंटिन्यूस सर्विस में आते हैं। लेकिन अगर स्ट्राइक हो गई और वो इलीगल डिक्लेयर हो गई, तो मतलब इलीगल मतलब कि गलत स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी गवर्नमेंट ने, तो ये वाला जो पीरियड होगा ना, वो कंटिन्यूस सर्विस में काउंट नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी 2017 में आया हुआ है। अब देखो, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, बेयर एक्ट से ही ये सारे क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट किए गए हैं, बेयर एक्ट से। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी का PY के एनालिसिस डिटेल में करवा रखा है। ठीक है, केस लॉ भी करवा रखे हैं, वो आप वीडियो देख लेना। और ट्रेड यूनियन का भी मैंने करवाया था PY क्यू एनालिसिस कंप्लीट, और बेयर एक्ट भी कंप्लीट करवाया लाइन बाय लाइन। अगर वो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। और UGC के भी मैंने काफ़ी सारे PYQs अपनी प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं, आप वो देख सकते हो। मैं एक काम करूँगी, मैं आज ये वीडियो अपलोड कर दूँगी और फिर उसके बाद UGC और ये वाला वीडियो कंपाइल करके एक वीडियो बना के सारे PYQs इकट्ठे करके दोबारा अपलोड कर दूँगी, जिससे कि आपको अलग अलग वीडियो सर्च ना करने पड़े। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक्ट कौन सा है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हमारे,
चलो अब हम देखते हैं हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट क्या कहता है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर्म अंडर द इंडस्ट्रियल शैल नॉट अप्लाई इन विच अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ। देखो मॉडल स्टैंडिंग एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, वो मध्य प्रदेश और बॉम्बे में एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इनके खुद के एक्ट चलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन रिलेटेड टू एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई। जब हमारा क्वेश्चन स्टैंडिंग ऑर्डर के इंटरप्रिटेशन से आता है या सर्टिफाइड से आता है तो वो कहाँ रेफर होता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर कमिश्नर, लेबर कोड या इंडस्ट्रियल, तो वो रेफर होता है लेबर कोड आपका। ठीक है, ये दो ही क्वेश्चन आए हुए हैं, नहीं दो क्वेश्चन और हैं, सॉरी। अब ये देख लेते हैं किस किस एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं। ये वाला मैं आपको मेंशन करना भूल गई हूँ किस एग्ज़ाम में आया हुआ है, लेकिन ये सारे यूपीएससी से ही उठाए हैं। ये ईओ एओ के 2023 में आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दो क्वेश्चन किस में आए, ये भी 2023 में ही आए हैं। ठीक है, तो चलो अब ये देखो, एन एडल्ट वर्कर हु हैज़ ज्वाइन 1 जनवरी, एक एडल्ट ने 1 जनवरी को ज्वाइन किया, 1 जनवरी 2022 को फैक्ट्री ज्वाइन किया और 222 और वर्क किया 220 दिन। ठीक है, तो उसकी लीव्स कितनी बनेंगी, और उसका ले ऑफ था 25 डेज, तो उसकी लीव बनेंगी आपकी 12 डेज। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट शैल कम इनटू ऑपरेशन आफ्टर द एक्सपायरी हाउ मेनी डेज ऑन विच कॉपीज द ऑर्डर टू एप्लेट अथॉरिटी सेंड टू एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन। देखो ये कह रहा है कि जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है वो ऑपरेशन में आ गया। ठीक है, उसकी एक्सपायरी के कितने दिन बाद तक हमें कॉपीज एप्लेट अथॉरिटी और एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन को भेजनी होती हैं, तो वो भेजनी होती है विद इन 7 डेज। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से, तो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट द मैक्सिमम पीरियड फीमेल एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू लीव, कह रहा है मैक्सिमम पीरियड कितना है। अब इसमें लेकिन किस केस में, बर्थ टू थर्ड चाइल्ड में कितना होता है, देखो 2 चाइल्ड में तो होता है 26 वीक और थर्ड चाइल्ड में कितना होता है 12 वीक, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी एएलसी 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखो अब ये कह रहा है कि 2017 से पहले 2 चाइल्ड्स के लिए कितनी लीव मिलती थी, एक अमेंडमेंट हुआ था 2017 में। ठीक है, उससे पहले कितनी लीव्स मिलती थी। ठीक है, बिफोर बेनिफिट कितना मिलता था, तो वो मिलता था 12 वीक का। ठीक है, 26 वीक्स का नहीं था तब। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा फैक्ट्री एक्ट। मैं जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारे PYQs करवा चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत होगी, बाकी आप सब इंटेलिजेंट हो ही। हमारा फैक्ट्री एक्ट का क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास इन 1881 में फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट आया था। ठीक है, तो वो किस पे डील कर रहा था, वो कर रहा था चाइल्ड लेबर पे। चाइल्ड लेबर में क्या होता था कि बच्चों की उम्र कम थी और उस पर करा था और बच्चों से बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करवाया जाता था। ये क्वेश्चन आया आपका 2023 में। आप चाहो और ये सारे क्वेश्चन देखो बेरक्ट से ही आते हैं, बेरक्ट उठा के पढ़ना, रिवाइज करना। अभी भी 20 दिन बचे हैं, अगर आप बेरक्ट रिवाइज करते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड अंडर थर्ड शेड्यूल। फैक्ट्री एक्ट के थर्ड शेड्यूल में क्या आता है, तो वो आता है लिस्ट ऑफ नोटिफाइड डिसेबल। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, HCN शेड्यूल 1, 2, 3। ठीक है, ये था केमिकल प्रोसेस और ये था नोटिफाइबल डिसीज और ये था आपका हजार्ड्स। ठीक है, तो ये मैंने बताई थी आपका। ठीक है, HCN, ये ट्रिक से आप ऐसे याद कर लेना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे 2023 में आए हुए हैं फैक्ट्री एक्ट के क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट सेफ्टी कमेटी टू बी कंस्टिट्यूट इन फैक्ट्री। ये कह रहा है कि फैक्ट्री में सेफ्टी कमेटी कब कंस्टिट्यूट की जाती है, कब बनाई जाती है। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, या तो 1000 लगा देंगे या फिर 500 लगा देंगे। तो इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है हजार्डस सब्सटेंसेस आर यूज्ड और हैंडल।
अगर किसी फैक्ट्री में हजार्डस सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पर सेफ्टी कमेटी बनेगी ही बनेगी, ठीक है। मैटर नहीं करता कि नंबर क्या है एम्प्लॉयज़ का। ये आया है आपका 2023 में, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लेबर लॉ इन इंडिया। तो अर्लीस्ट लेबर लॉ इंडिया में कौन सा था? कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय कंपनसेशन या फैक्ट्री एक्ट। तो ये था हमारा फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। ये यूपीएससी ILC 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फैक्ट्री एक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये देखो, अंडर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट Which one of the following statement relating to the appointment of chairman of the site appraisal committee। ये कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट में कौन सी स्टेटमेंट साइट अप्रेजल कमेटी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट जो चेयरमैन का होता है वो करेक्ट है। लेबर कमिश्नर इज द ऑफ द स्टेट इज चेयरमैन। क्या लेबर कमिश्नर होता है वो जो स्टेट का लेबर कमिश्नर होता है वो चेयरमैन होता है? नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन होता है? इसमें होता है चीफ इंस्पेक्टर। आपको ये याद रखना है, फैक्ट्री एक्ट में चीफ इंस्पेक्टर ही होता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरस्टेट। इंटरस्टेट से मुझे एक ही क्वेश्चन मिला था, बाकी मैं अभी और पेपर स्क्रॉल्स करूँगी और एक्सप्लोर करूँगी जैसे मेरे को मिलते हैं। अगर तो मैं आपका इसका सेकंड पार्ट भी एज सुन एज पॉसिबल ले आऊँगी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को कौन कौन सी फैसिलिटीज देता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, ठीक है। इक्वल पे देगा सभी को? हाँ देगा, डेफिनेटली देगा। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट है, ठीक है। प्रोविजन फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, इंटर स्टेट है, अब वो दूसरे स्टेट से यहाँ हमारे यहाँ अपने पास काम करने बुला रहा है तो सेकंड भी देगा ही वो, रहने के लिए घर तो देगा ना, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। अब क्लोथ भी देगा, ठीक है। ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम नहीं देता वो। तो ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर दो तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर C 1 2 3 एंड 5, ठीक है। प्रिस्क्राइब मेडिकल फैसिलिटी, ये आपका आया APSC 2023 में। और आप बेयर एक्ट उठा के देखोगे ना तो बेयर एक्ट में सेम यही लाइंस कॉपी पेस्ट की गई हैं। सारे क्वेश्चन बेयर एक्ट से ही बनते हैं। और अगर आप चाहो तो लेबर लॉ में जैसे आपका 40 to 45 मार्क्स का आएगा ना APSC में, आप लेबर लॉ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है अगर आप बेयर एक्ट से पढ़ के जाओ तो, ठीक है। तो आप कर सकते हो स्कोर इस सब्जेक्ट में, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा बिल्डिंग एंड अदर, एक सेकेंड, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट। तो अब इसमें क्या PYQ आया है ये देखते हैं। अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ, ये इसका नाम लिखा हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल बिल्डिंग वर्कर, ठीक है, इज बाउंड टू बी प्रोवाइडेड क्रैच, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एम्प्लॉयर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर में कितने फीमेल एम्प्लॉय होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो क्रैच दे। तो इसका आंसर है 50। आपको मुझे बताना है मैटरनिटी बेनिफिट में कितने क्या क्रैच की फैसिलिटी अवेलेबल है और फैक्ट्री एक्ट में भी है। तो इन दोनों के नंबर आपको मुझे कमेंट करने कितने कितने एम्प्लॉयज़ पर यहाँ पे क्रैच फैसिलिटी मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपकी रिवीजन क्लासेज है, ठीक है। तो चलो, सेफ्टी कमेटी इज मैंडेटरी अंडर द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर। सेफ्टी कमेटी मैंडेटरी होती है, ठीक है, बिल्डिंग एंड उसमें, और फैक्ट्री में भी बनती है साइट अप्रेजल कमेटी। तो अब मैं यहाँ पे बात हो रही है हमारी सेफ्टी कमेटी की। तो इसमें कितने वर्कर होने चाहिए? तो इसमें होनी चाहिए आपको 500। ये क्वेश्चन आया आपका ALC 2017 में आया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन 2017 में आया था। ये क्वेश्चन कई बच्चों ने गलत किया होगा क्योंकि ये डायरेक्ट बेयर एक्ट से उठा के पूछा गया है, ठीक है। चलो, अंडर ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडिंग डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड कंडीशन एक्ट। ये कह रहा है कि इसमें डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं ना बिल्डिंग वर्कर की इसमें, ठीक है। तो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या क्या डेफिनेशन में इंक्लूड होता है? कंस्ट्रक्शन अल्ट्रेशन होता है, हाँ होता है, ठीक है, हमारा 1 सही है। डिमोलिशन होता है। माइंस एंड क्वेरिंग और प्लांटेशन होता है, ये नहीं होता। ये माइन एक्ट और प्लांटेशन एक्ट में होता है। तो इसका आंसर हो गया 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आया 2017 में और ये भी कॉपी पेस्ट ही किया गया है,
क्योंकि मैं सारे बेयर एक्ट से भी क्रॉस चेक कर चुकी हूँ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, हु अमंग द अपॉइंटेड एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होता है एडवाइजरी कमेटी का? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में एक एडवाइजरी कमेटी बनती है, ठीक है। उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होता है? तो उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है द चीफ इंस्पेक्टर। ये क्वेश्चन भी हमारा 2017 में आया हुआ है। और अगर आपको किसी भी एक्ट में कोई डाउट आता है तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ऐसे लिखना स्टडी एंड बिना स्पेस के लर्न पॉइंट, ठीक है। तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप मुझसे अपने बेयर एक्ट के डाउट पूछ सकते हो। उसके लिए कोई फीस वगैरह कुछ भी चार्जेबल नहीं है। कोई भी डाउट आप मुझसे वहाँ पे आके पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल मिल सके। बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी है, लेक्चर बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब करे हुए चले जाते हैं। अगर मैं आपके लिए इतने एफर्ट कर रही हूँ तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। अब ये मुझे ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अंडर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल कौन सा एम्प्लॉय होता है? मतलब एक बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ना। तो उसको ऐसा कौन सा वर्कर होता है, उसको प्रीसीडिंग 12 मंथ में एटलीस्ट कितने दिन काम करना चाहिए कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है? तो वो है 90 दिन। अगर किसी भी एम्प्लॉय ने 90 दिन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन में वर्क किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि उसे करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में पासबुक मिलती है, ठीक है। तो पासबुक मिलती है, वो कौन देता है? आपको सिर्फ ये बताना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा रूल से लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। रूल पढ़ने भी जरूरी है पर अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे रूल्स करवाऊँ। ये क्वेश्चन रूल से आया था, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो अडल्ट वुमेन होती है ना वो कितना वेट कैरी कर सकती हैं? तो वो कर सकती है 30 kg। आपको मुझे फाइंड आउट करना है कि मैन कितना कर सकते हैं, ठीक है। वुमेन का मैंने आपको बता दिया, आपको मैन का बताना है कि मैन एज पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रूल के अकॉर्डिंग कितना वेट कैरी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट से, ठीक है। चलो ये लेक्चर 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि मैं हाफ एन आवर का ही रखूँगी क्योंकि फिर इसके अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो सेकंड पार्ट में इसका 1-2 दिन में ले आऊँगी, ठीक है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट विद डेट ऑफ रेफरेंस विद इन विच इन द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज। ये सीधा सीधा एक ही बात कह रहा है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में जो केस होते हैं, जो भी क्लेम केस होते हैं या कोई अदर केस होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उनमें क्लेम का जो केस डिस्पोज होता है उसका डिसीजन कितने टाइम में लिया जाता है? तो वो विद इन 3 मंथ में ले लिया जाता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा APFC 2017 में आया था। ये भी एम्प्लॉय कंपनसेशन से आया था। ये कह रहा है कि अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है, PTD हो जाता है, मतलब परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है, तो उसमें कंपनसेशन का अमाउंट क्या दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें अमाउंट दिया जाएगा आपका 1,40,000, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक्ट माइंस एक्ट से। सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन आए तो माइंस एक्ट करके बाकी के जो अदर एक्ट्स के PYQ एनालिसिस हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल करवा दूंगी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आप पढ़ लो। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर स्पेशल ऑफिसर माइन में आता है, देखिए एक स्पेशल ऑफिसर होता है वो माइन में आता है, तो उसका काम क्या होता है? स्पेशल ऑफिसर सिर्फ क्या कर सकता है? लेवलिंग कर सकता है, बीजनिंग कर सकता है, लेकिन उसको आने के से पहले कितने दिन का नोटिस देना होता है? ऐसा थोड़ी कि घुसा ही चला आएगा जब मर्जी में उठा के माइंस में। तो उसे आने से पहले 3 दिन का नोटिस देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? माइंस के मैनेजर को, ठीक है। माइंस के मैनेजर को 3 दिन का नोटिस देना होता है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर। देखो ये वाले ना कंसीडर मत करना, ये पेपर में है क्वेश्चन नंबर मेंशन किए हुए थे, ये वो क्वेश्चन नंबर है। एक सेकेंड,
ये क्वेश्चन मैं दोबारा ले आऊँगी, क्योंकि ये देखो ये आधा क्वेश्चन यहाँ से कट हो गया है, तो ये समझ नहीं आ पाएगा आपको, ठीक है। बाकी अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो अब देखते हैं हमारा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट PYQ, ठीक है। हमारा PYQ है, व्हाट इज द शेयर ऑफ women representative in the advisory committee to be constituted under the Equal Remuneration Act 1976। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में एक एडवाइजरी कमेटी बनती है, तो उसमें वुमेन्स का शेयर पूछा है कि मतलब उसमें कितने नंबर में वुमेन होती हैं। तो वो आपका होती हैं 1/2 ऑफ द टोटल नंबर, ठीक है, 1/2 ऑफ द टोटल नंबर। और टोटल नंबर कितना होता है, सपोज करो जैसे 10 है, तो 10 नंबर होता है टोटल नंबर, और 10 में से 5 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होंगी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक पर है। तो अब नेक्स्ट लेबर लॉ स्टार्ट होता है, मिनिमम वेज एक्ट। इक्वल रिम्यूनरेशन में एक ही PYQ आया होगा, इसलिए ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट के PYQs। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 82, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट। ये कह रहा है मिनिमम वेज एक्ट में एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो उसमें जो चेयरमैन होता है, ठीक है, वो कौन बनता है। अब देखो, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड, ये बनता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, वन ऑफ द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, या ए फंक्शनरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो देखो जो चेयरपर्सन बनता है ना, वो बनता है वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का एक इंडिपेंडेंट मेंबर। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, ठीक है। अब इसमें से, और अब आपको मुझे बताना है कि मिनिमम वेज का जो एडवाइजरी बोर्ड होता है, वो किस सेक्शन में आता है, ठीक है। आपको सेक्शन भी बताने हैं, हो सकता है कि अगर सेक्शंस भी आ जाएं तो आपके क्वेश्चन स्किप ना हो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर आइकर्ट फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ। डॉक्टर आइकर्ट का फॉर्मूला किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है आपका मिनिमम वेजेस से। इस फॉर्मूले में डॉक्टर आइकॉट ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। एक कि कैलोरी कितनी होनी चाहिए, या मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग कैलोरी कितनी होनी चाहिए पर पर्सन, और क्लोथिंग कितनी होनी चाहिए, ये सब। आपको ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है, जिससे आपका ही रिवीजन होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप बता सकते हो, मैं आपको बाद में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करूंगी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिनिमम वेज का ही है। चलो, आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enjoy the state to individual through the legislation or economic organization for the payment of which of the following। आर्टिकल 43 हमें किसके बारे में बताता है, इसमें सिंपल यही पूछा गया है, ये APFC 2023 में आया है, तो वो बताता है हमें लिविंग वेजेस के बारे में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, ए मिनिमम रेट ऑफ remuneration which shall be applied to an employee on piece work for the purpose of securing employing a minimum rate of wages on a time work basis under the मिनिमम वेज एक्ट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो आंसर मिनिमम पीस रेट होगा, तो आई थिंक मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब देखो मैंने क्वेश्चन भी मेंशन किए हुए हैं, किस किस एग्जाम में आए हुए हैं, APSC 2023 में आए हुए हैं। बाकी आगे देखते हैं और क्या 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 क्वेश्चन हैं। चलो, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका ALC 2017 में, ठीक है। अब देखते हैं, मिनिमम वेज फिक्स अंडर द मिनिमम वेज इज डिटरमाइंड। जब मिनिमम वेज फिक्स की जाती है तो वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, मैंने पूछा कैसे डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। मैंने ये नहीं पूछा कि किस तरीके से की जाती है। अगर यहाँ पे पूछेंगे कि कैसे फिक्स की जाती है, अगर फिक्स के लिए पूछा जाए तो यहाँ पे दो मेथड आते हैं, एक नोटिफिकेशन मेथड और एक सिंपल ऐसे इशू कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, बाय कंसिडरिंग कैपेसिटी टू एम्प्लॉयर टू पे, ठीक है, irrespective of the capacity of the employer to pay, by keeping an area view the wages is being paid, the flourishing concern of the industry in the area, by keeping in the view wages paid by the struggling concern of industry in the area. अब देखो इंडस्ट्री कैसे स्ट्रगल कर रही है, अगर ये देखेंगे तो इससे तो मिनिमम वेज फिक्स नहीं होगी, तो ऑप्शन डी तो हमारा वैसे ही गलत है। और अगर ये देखेंगे कि वहाँ पे कितनी कितनी वेजेज हैं, क्या है, फ्लोरिशिंग कंसर्न क्या है, तो ये भी नहीं होगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे, ये भी देखा जाता है कि एम्प्लॉयर की कैपेसिटी क्या है पे करने की, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज वाज म्यूटेड एंड रिकमेंडेड बाय, नेशनल फ्लोर लेवल रिकमेंड किया गया था, वो किसने रिकमेंड किया था, तो वो आपका किया था नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर ने, ठीक है। अब फ्लोर वेज क्या होता है, अब न्यू कोड में भी फ्लोर वेज के बारे में बताया गया है, ठीक है। न्यू कोड्स में फ्लेयर वेज को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पर ये कहा गया है कि फ्लोर वेज मिनिमम वेज से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिनिमम वेज का ही है, 2017 में आया हुआ है। चलो, द मिनिमम वेज एक्ट enacted for the purpose of fixing, मिनिमम वेज को फिक्स करने का पर्पस क्या है, मिनिमम वेज इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो मेंशन होते हैं उनके लिए मिनिमम रेट वेज फिक्स किया जाता है, या हर एवरी एम्प्लॉयमेंट के लिए फिक्स किया जाता है, या हर इंडस्ट्री के लिए किया जाता है, या फिर लिविंग वेज के लिए किया जाता है। तो देखो मिनिमम वेज का पर्पस क्या होता है, मिनिमम वेज में जो उसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ना, उसमें क्लियरली मेंशन है कि मिनिमम वेज जो भी फिक्स किए जाएंगे वो किए जाएंगे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए मिनिमम वेज फिक्स किए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आया है ALC 2017 में, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि ऊपर एक क्वेश्चन आया था डॉक्टर आइकर्ट फॉर्मूला, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है, तो उन्होंने यही रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, जो इस क्वेश्चन में मेंशन है। आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड इन द 15th सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेज, जब मिनिमम वेज फिक्स किया जा रहा था और जो हमारा इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस था उसकी 15 सेशन में जो रिकमेंडेशन थी वो क्या नहीं थी, इनमें से ये पूछा गया है। मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेक्स 2700 कैलोरी, ये थी कि जो पर्सन है वो एटलीस्ट 2700 कैलोरी तक उसको फूड मिलना चाहिए, ठीक है, ये थी इसमें। एजुकेशन मेडिकल रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्रिएशन टू कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ टोटल मिनिमम वेज, ये कहा गया है कि मिनिमम वेज का 25% एजुकेशन मेडिकल और मिनिमम रिक्रिएशन में देना चाहिए, तो ये नहीं था, ठीक है। बाकी क्लोथिंग होनी चाहिए 18 यार्ड पर एनम, ठीक है, और यहाँ पे आप 72 भी आ सकता है, 72 स्क्वायर, ठीक है, तो ये दोनों याद रख लेना। और फ्यूल वाला भी था, फ्यूल लाइटिंग एंड अदर मिसलेनियस, जो टोटल मिनिमम वेज हमारी होती है उसका 20% तो हमें फ्यूल लाइट और ये इसमें होना चाहिए। तो ये सारी रिकमेंडेशन किसने दी थी, डॉक्टर आइकार्ड ने, जो ऊपर आपको क्वेश्चन मैंने बताया था, बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक पर है, ऑब्वियसली मिनिमम वेज पर ही है, 2017 के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, ठीक है। एज पर द मिनिमम वेज एक्ट द रेट ऑफ मिनिमम वेज विच आर फाइनली नोटिफाइड, ठीक है, जब मिनिमम वेज का फाइनली नोटिफाई किया जाता है ऑफिशियल गजट में, तो वो फोर्स में आता है, ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी, जब वो इश्यू हो जाता है उसके कितने दिन बाद वो फोर्स में आता है, तो फोर्स में आता है 3 मंथ, ठीक है। जैसे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया, पब्लिश हुआ, पब्लिश होने के 3 महीने बाद तक वो फोर्स में आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन आया 2017 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिव्यू ऑफ द मिनिमम वेज रेट फिक्स अंडर द मिनिमम वेज शुड नॉट एक्सीड, हमारा जो मिनिमम वेज है कितने से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो हम मिनिमम वेज का रिव्यू करते हैं वो कितने साल से, कितने टाइम पीरियड से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो वो है आपका 5 ईयर, ठीक है,
इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर। ALC 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड डेफिनेशन ऑफ वेजेज इन द मिनिमम वेज। अब ये कह रहा है कि मिनिमम वेज में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, देखो, एनी हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, अदर एमिनिटी, ये मिनिमम वेज में इंक्लूड नहीं होगा। कोई कंट्रीब्यूशन पे हो रहा है पीएफ और पेंशन का, ये भी इंक्लूड नहीं है। ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है ट्रैवलिंग कंसेशन के लिए, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3। देखो, आपको हर कोड के वेजेस में क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड और डज नॉट इंक्लूड, ये अच्छे से कर लेना, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे ही। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2017 में आया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है। नेक्स्ट हमारा एक्ट है ESI एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज ए नॉन कैश बेनिफिट वाज प्रोवाइडेड इन। इंडिया में पहली बार मेडिकल बेनिफिट को नॉन कैश बेनिफिट की तरह किसने दिया था, तो वो दिया था ESI एक्ट ने। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको शो हो जाए। ठीक है, चलो, आई होप आपको क्लियर शो हो रहा होगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू सेक्शन 1, जो हमारा एम्प्लॉय स्टेट ESI का सेक्शन 1 है, वो इस पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इसमें करेक्ट नहीं पूछा है। ठीक है, चलो, द एक्ट शैल अप्लाई टू द ऑल फैक्ट्री इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, क्या ये करेक्ट है या नहीं, ये पूछा है कि ये एक्ट गवर्नमेंट की फैक्ट्री से जो बिलोंग करती है उन पे एप्लीकेशन है या नहीं है। ठीक है, एंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू अ फैक्ट्री अंडर द गवर्नमेंट whose employee are in receipt benefit is substantially inferior to the benefit under this act। या फिर ये पूछा है कि एम्प्लॉय को ऑलरेडी कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं ESI से मिलते जुलते, तो वहां पर ये एप्लीकेबल है या नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में ये पूछा है द एक्ट एक्सटेंड टू स्टेट ऑफ ऑल ऑफ इंडिया इन एक्सेप्ट द जम्मू ऑफ कश्मीर, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है सिवाय जम्मू कश्मीर के। या फिर ये पूछा है कि इनमें से आपको गलत बताना है। ठीक है, पेपर में सबसे पहले तो ये याद रखना कि गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, क्योंकि इस चक्कर में क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट इन सम इफ द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयर फॉल बिलो द लिमिट, कि एक बार एप्लीकेबल हो गया ESI एक्ट और फिर वो उसके एम्प्लॉय घट गए तो वहां पे वो एप्लीकेबल होगा, ये सही है या गलत है, या वो गिर जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं हमारा आंसर। इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, द एक्ट शैल अप्लाई टू फैक्ट्री इंक्लूड बिलोंगिंग द गवर्नमेंट। तो 1 तो हमारे ऑप्शन में आएगा नहीं, तो A गया और B गया। ठीक है, क्योंकि 1 है। ठीक है, हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना, वो इनकरेक्ट बताना है। अब हमें देखना है C और D में से कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है। देखो, ESI एक्ट, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ESI एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो। ठीक है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फैक्ट्री। ठीक है, गवर्नमेंट फैक्ट्री में इंक्लूड करके, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब देखते हैं हमारा दूसरा स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिल रहे हैं उसको किसी और एक्ट से, तो वहां पे एप्लीकेबल होगा, तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये नॉट करेक्ट है। तो अब हमारा ऑप्शन में 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। द एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट जम्मू और कश्मीर, तो ये तो पूरे उस पर एप्लीकेबल है ना, तो हमारा 2 भी नॉट करेक्ट हो गया और 3 भी नॉट करेक्ट हो गया, तो 2 और 3 तो आएंगे आएंगे। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। ये कहता है कि अगर ESI की जैसे 10 मेंबर हैं, 10 में से एक दिन 9 हो गए, तो क्या वो एक्ट एप्लीकेबल रहेगा, तो वो हाँ ठीक है, वो रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये कह रहा है कि अगर ये एक बार एप्लीकेबल हो जाता है ना, तो वो एप्लीकेबल ही रहता है। और ये कह रहा है कि फॉल बिलो द, इसने कहा कि गिर चुके हैं। ठीक है, तो तो ये सीज हो जाएगा, मतलब एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो ये गलत है। तो आपका ऑप्शन आंसर होगा 2 3 4, क्योंकि हमें यही पूछा गया है कि कौन सा
गलत है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट कैन बी कंबाइंड अंडर द ईएसआई एक्ट। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा बेनिफिट है जो ईएसआई एक्ट में कंबाइन दिया जाता है। सिकनेस बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, sickness benefit and disable benefit for temporary disablement, maternity benefit and disable benefit for temporary disablement, maternity benefit and medical benefit। ठीक है, देखो, अगर मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बेनिफिट ईएसआई में कंबाइन दिया जा सकता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। अगर मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे टेम्परेरी डिसेबलमेंट नहीं मिलता, और सिकनेस बेनिफिट मिल रहा है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर कंपनसेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेरी डिसेबलमेंट नहीं मिलता, और सिकनेस बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट एक साथ नहीं मिलते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको दिक्कत ना हो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एएसआई का ही है। As per the doctrine of Edith Pearl, as the applied to Employee Compensation Act, a workman can hold his employer liable for the risks if at the time of the accident of the employee। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। ऑप्शन नंबर बी, रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर ही सपोज टू वर्क। ऑप्शन नंबर सी, is under influence of alcohol on duty। ऑप्शन नंबर डी, is working on ओवर टाइम असेसमेंट। सबसे पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एडिट पर्ल क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी 2017 में आया है, एएलसी के एग्जाम में। तो एडिट पर्ल का मतलब क्या होता है? एडिट पर्ल का मतलब होता है देखो, एडिट पर्ल का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेंजर। ठीक है, देखो, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर कब लायबल होता है कंपनसेशन के लिए? जब अराइजिंग आउट और इन का केस होता है। ठीक है, अराइजिंग आउट और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है तब तो एम्प्लॉयर लायबल होता है। लेकिन जब एडिट पर्ल का होता है एक्स्ट्रा डेंजर, मतलब इसमें यह कह रहा है कि एडिट पर्ल के अकॉर्डिंग एक वर्कमैन का एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता रिस्क के लिए। ठीक है, तो क्यों नहीं होता? तो एडिटेबल का मतलब है कि एम्प्लॉय को पता है कि वो जो काम कर रहा है वो एक्स्ट्रा डेंजर वाला है, फिर भी वो अपनी मर्जी से कर रहा है, तो इस केस में वो लाइबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर पूछा गया है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस से, तो पेमेंट ऑफ वेजेस पे आते हैं अब हम। ठीक है, चलो, पेमेंट ऑफ वेजेस का ये क्वेश्चन देखते हैं। एन एम्प्लॉय shall be covered पेमेंट ऑफ वेजेस ड्रॉइंग ए मैक्सिमम मंथली सैलरी। ये कह रहा है कि पेमेंट ऑफ वेजेस में कौन सा, किस एम्प्लॉय को कवर्ड, कौन सा एम्प्लॉय कवर्ड होता है जिसे मैक्सिमम सैलरी होनी चाहिए, उसकी कितनी होनी चाहिए? तो वो है 25,000 रुपीज़। अब देखो, आपको ना मुझे एक चीज़ बताना है, आपको मुझे बताना है कि ईएसआई में वेज लिमिट क्या है। ठीक है, और बोनस में क्या है, और पीएफ में क्या है। आपको तीनों की वेज लिमिट कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। ये क्वेश्चन आया 2023 के ईओ एओ के एग्जाम में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट वेजेस एक्ट, एवरी एम्प्लॉयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हैज टू मेंटेन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। ठीक है, रिगार्डिंग द वेज पेड एंड डिडक्शन मेड। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक रजिस्टर मेंटेन होता है। ठीक है, रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि कितनी वेज दी गई है या डिडक्शन हो रही है, तो वो कितने साल तक के लिए उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, प्रीवियस रिकॉर्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 साल का प्रीवियस रिकॉर्ड होना मैंडेटरी है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन पूछा गया, ये आया आपका 2023 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस का है। एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस इन केस ऑफ टर्मिनेशन, अगर किसी का टर्मिनेशन हो गया, ठीक है, टर्मिनेशन हो गया एम्प्लॉय का, तो उसे जो सैलरी देनी होगी वो कब कब तक देनी होगी? ठीक है, एक्सपायरी ऑफ कितने, कौन से, सेवन्थ सेवन्थ वर्किंग डे में देनी होगी, कि मतलब जैसे टर्मिनेशन हो गया तो 7 दिन के बाद देनी होगी? नहीं, 7 दिन के बाद नहीं देते। 10 दिन के बाद? नहीं।
लास्ट वर्किंग डे नहीं। तो इसका ऑप्शन है सेकंड वर्किंग डे आफ्टर अ डेट ऑफ सच टर्मिनेशन, सेकंड वर्किंग डे में देनी ही होती है। ठीक है, अब आपको बताना है कि सेवंथ के को कब देनी होती है और 10th को कब देनी होती है। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, आपको बताना है। अब मैं आपको बताती हूँ न्यू कोड में क्या कहा गया है। न्यू कोड में जैसे इन पुराने कोड में कहा गया है कि इस डेट पे देनी, इस डेट पे देनी है, लेकिन न्यू कोड में सिर्फ एक ही डेट फिक्स कर दी गई है, सेकंड वर्किंग डे। चाहे टर्मिनेशन हो, रेजिग्नेशन हो, कुछ भी हो, वहां पे सेकंड वर्किंग डे फिक्स किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया देखो 2017 में आया हुआ है और इसका आंसर डी मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल अमाउंट ऑफ फाइन। एक वेज पीरियड में अगर फाइन लग रहा है तो कितना होना चाहिए, तो वो होता है 3%। ठीक है, 3% होता है कि 3% जो टोटल वेज है उसका 3% होना चाहिए। अब मुझे आप मुझको ये बताओ कि पेमेंट ऑफ वेजेस में अगर कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, तो उससे फाइन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो कितना लिया जाएगा, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पेमेंट ऑफ वेजेस का। चलो, यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन देखो। अब इसमें ये कह रहा है कि पेमेंट ऑफ वेजेस में क्या इंक्लूड नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे कि वेजेस में क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है। ये आपको हर एक्ट का पढ़ना पड़ेगा। पीछे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पेमेंट ऑफ वेजेस में, चलो, एनी रेम्युनरेशन पेड अंडर एनी अवार्ड, कोई अवार्ड और सेटलमेंट मिला है पार्टियों के बीच में कोर्ट के थ्रू, तो वो पेमेंट ऑफ वेजेस में इंक्लूड होता है। ठीक है, कोई डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंसेस है तो वो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन, ये दो ऑप्शन आप पढ़ लेना क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं, मैंने आपको आंसर बता ही दिया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ये भी पेमेंट ऑफ वेजेस का ही है। देखो, ये कह रहा है कि पेमेंट ऑफ वेजेस में जो रियलाइजेशन फाइन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे खर्च कर सकते हो। देखो, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस में सब पे फाइन लगते हैं तो एक अमाउंट इकट्ठा हो जाता होगा ना, तो वो वाला अमाउंट कहाँ पे खर्च कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, रिलीफ ऑपरेशन के लिए कर सकते हैं, या कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, या सच पर्पस बेनिफिशियल टू पर्पस एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब फाइन किससे लिया था, फाइन किससे लिया था, फाइन लिया था एम्प्लॉयड पर्सन से, एम्प्लॉय से। तो वो कहाँ खर्च होना चाहिए, वो होना चाहिए उन्हीं के ऊपर। तो सच पर्पस बेनिफिशियल टू पर्सन एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था 2017 में। 2017 में बहुत क्वेश्चन पेमेंट ऑफ वेजेस से बहुत क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथराइज डिडक्शन, ऑथराइज डिडक्शन कौन सी नहीं है इसमें से। अब ये देखो क्वेश्चन देखो, कंट्रीब्यूशन टू एनी स्कीम, अगर कोई स्कीम में कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर, क्या वो डिडक्ट नहीं करेगा, वो डेफिनेटली करेगा। ठीक है, डिडक्शन फॉर वेजेस ऑफ, डिडक्शन फॉर डैमेज ऑफ लॉस ऑफ गुड एक्सप्रेसली, एम्प्लॉय ने कोई लॉस कर दिया है उसके गुड्स का तो वो भी डिडक्ट करेगा। ठीक है, इनकम टैक्स जाता है एम्प्लॉयड पर्सन का कंपनी के थ्रू, तो वो भी डिडक्ट होगा। डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर वेलफेयर फंड, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो ऑथराइज डिडक्शन नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, तो ये भी क्वेश्चन 2017 में आया हुआ, 2017 में पेमेंट ऑफ वेजेस के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अब ये कहता है कि फाइन इम्पोज अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस में फाइन इम्पोज किया गया है तो वो कितने टाइम में रिकवरेबल होगा, 1 टाइम बेसिस, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4, तो वो होता है 1 टाइम बेसिस। ठीक है, 1 टाइम में वो रिकवर करना होता है। और कितने दिन में रिकवर करना होता है यह मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं है कि मतलब फाइन लगा दिया है तो आज पहली किस्त दे दो, कल दूसरी दे देना, नेक्स्ट मंथ तीसरी दे देना, ऐसा कुछ नहीं होता। फाइन एक बार में ही 1 टाइम बेसिस रिकवर करना होता है। और कितने टाइम में करना होता है वो आपको मुझे बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ये अलग है। ठीक है, डियरनेस अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, पेमेंट ऑफ वेजेस का ये आया है आपका स्टोर ऑफिसर डीआरडी 2016 के एग्जाम में। तो ये पूछ रहा है, एक सेकेंड, चलो, डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट स्कीम में डियरनेस अलाउंस किससे लिंक्ड होता है, तो वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ठीक है, हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस यहीं फिनिश होता है। अब हमारा न्यू एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट के PYQ
देखो ट्रेड यूनियन एक्ट के जो पीवाईक्यू मैं कराऊंगी, क्वेश्चन पढ़ूंगी और सिर्फ आंसर बता दूंगी, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट का मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यू एनालिसिस पहले ही करवाया हुआ है, बहुत डीपली करवाया हुआ है। पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस बेयर एक्ट जो इससे पहले करवाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना। ट्रेड यूनियन का मैं कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगी, और आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर पर टिक करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बचेगा, आप वो वीडियो देख लेना। और फैक्ट्री एक्ट का भी पीवाई का एनालिसिस मैंने वहीं पे करवाया हुआ है, तो फैक्ट्री एक्ट के भी मैंने काफ़ी डीपली करवाया है, तो वो भी आप देख लेना विद सेक्शन ऑफ बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेड यूनियन एक्ट का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो, फॉलोइंग आर द सेंट्रल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको दी गई हैं और इनके पूछा गया है कि पहले कौन सी आई थी फिर कौन सी आई थी, तो इसके लिए आपको इनके ईयर्स पता होने जरूरी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो सबसे पहले आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में 2, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, एटक। एटक कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1920 में। ठीक है, फिर आ रहा है ऑप्शन नंबर एक, इंटक। इंटक कब एस्टेब्लिश हुई आपकी, इंटक एस्टेब्लिशमेंट हुई 1947 में। ठीक है, फिर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार में क्या है, यूटक। इंटक, एटक, इंटक, यूटक। यूटक आपकी कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, 1949 में। ठीक है, ये ईयर आपको याद होनी चाहिए। फिर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर चार के बाद आ रहा है छः, छः BMS। देखो मैं दोबारा मेंशन कर देती हूँ। एटक हुई थी आपकी, एटक 1920 में, ये आपको याद हो जाएगा। इंटक, इंटक एस्टेब्लिशमेंट हुई थी आपकी 1947 में। ठीक है, यूटक एस्टेब्लिशमेंट हुई थी आपकी 1949 में। ठीक है, BMS आपकी आई थी 1955 में, 1955 में। ठीक है, और C2 आपकी आई थी सेंट्रल ट्रेड यूनियन 1970 में। और सेवा आपकी आई थी, सेवा आपकी आई थी 1972 में। ठीक है, 1972 में आई थी सेवा आपकी, 1972 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डीपली आपको बताया है। एक बार दोबारा देख लो, मैं दोबारा मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। एटक नोट डाउन कर लो कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1920। ठीक है, इंटक 1947, यूटक 1949, BMS 1955। ठीक है, और C2 आपकी हुई थी 1970। और सेवा, सेवा आपकी हुई थी 1972। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको मेंशन कर दिए, आप एक बार पढ़ लेना, अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर अंडर अ ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वो ऑप्शनल होता है, कंपलसरी होता है। देखो कंपलसरी नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसमें कुछ जितना टफ क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, और अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप PYQ एनालिसिस ट्रेड यूनियन का और बेयर एक्ट की थ्योरी, जिसमें मैंने बेयर एक्ट प्लस PYQ एनालिसिस एक ही वीडियो में कवर किया है, वो देख लेना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one of the following is an exemption from 5 functional type of unionism identified रॉबर्ट हॉक्स। रॉबर्ट हॉक्स ने कुछ थ्योरी दी थी, इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी एक्सेप्शन है, मतलब नहीं है इनमें से। बिजनेस प्रेडेटरी है, बिजनेस यूनिज्म है थ्योरी, प्रेडेटरी यूनिज्म है, रेवोल्यूशनरी और इवोल्यूशनरी, इनमें से कोई एक नहीं है। ये आपको सिर्फ ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, आपको बताना है C और D में से कौन सी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवा चुका है, तो उसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। चलो अब देखते हैं। द राइट ऑफ वर्कर फंड टू रिजोर्ट द स्ट्राइक। जब वर्कर स्ट्राइक करता है तो वो कौन सा राइट है, फंडामेंटल, स्टैट्यूटरी, कॉमन लॉ राइट, इक्विटेबल राइट। देखो इसके की के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कॉमन लॉ राइट है,
लेकिन मैंने एक बुक में पढ़ा था वो स्टैच्यूटरी राइट है, तो इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट है, तो इसको स्किप कर देना, ठीक है। ए यूनियन हुज मेंबरशिप में कवर वर्क एम्प्लॉय इन मैनी इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट क्राफ्ट, ये कह रहा है कि इनमें से जो ये डेफिनेशन दी गई है किसकी है, तो ये है जर्नल यूनियन की, जहाँ पर मैनी इंडस्ट्री आती है, कवर हो जाती हैं और वो मिलकर यूनियन बनाती है, तो वो है जर्नल यूनियन। क्राफ्ट देख के कई बच्चे इसको क्राफ्ट यूनियन लगाएंगे, लेकिन वो गलत आंसर होगा, ये आया आपका ईओ एओ 2023 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स, इसमें से कौन सा ट्रेड सिक्योरिटी यूनियन मेजर नहीं है, तो है ओपन शॉप सिस्टम। मैंने पहले बोला था ट्रेड यूनियन में आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन में आपको खुद करना है, आंसर मैंने बता दिया है, फिर भी ये क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है कि कौन सी पार्टी किससे एफिलेटेड है, कौन सी पार्टी किससे जुड़ी है। ये क्वेश्चन मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है द अजम्पशन ऑफ दैट मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, मैन सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है, और ट्राई करता है ऑलवेज हिज ऑन कॉस्ट ऑफ अदर, दूसरों की कॉस्ट पे अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करता है। तो किस थ्योरी में कहा गया है, ये कहा गया है पुलिस थ्योरी में, ठीक है, पुलिस थ्योरी में कहा गया है। और अब देखो, प्लेसटिंग थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी और फिलंथ्रोपिक थ्योरी क्या कहती है, ये आपको कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। अब देखो, एक थ्योरी तो ये रही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर किससे जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है फंक्शनल थ्योरी से, ठीक है। चलो, ये 2023 में आया, ये 2017 में आया, थ्योरी से रिलेटेड। तो जिसने ट्रेड यूनियन की थ्योरी नहीं करी है वो थ्योरी भी कर लेना, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेड यूनियन के देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन इज वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन, ये कह रहा है कि इनमें से कहाँ पर ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है, तो तीनों में एप्लीकेबल नहीं है, ऑप्शन हो गया 1 2 3। अब ये क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ट्रेड यूनियन में रिटर्न सबमिट नहीं करिए तो फाइन कहाँ से कितना हो सकता है, मैक्सिमम फाइन, मैक्सिमम एग्रीगेट पूछा है तो 50 रुपये तक जाता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है, ₹5 to 50, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब ये पूछ रहा है कि जर्नल फंड में कौन सा अमाउंट स्पेंड नहीं किया जाता, ठीक है। तो वो कोई मेंबर है लेजिस्लेटिव बॉडी का, उसके लिए नहीं किया जाता। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए लेक्चर देख लेना, आई 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 पिन में आपको कमेंट कर दूंगी, ट्रेड यूनियन का बेयर एक्ट और पीवाई क्यू एनालिसिस, वहाँ पे सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, बार बार नहीं करवा सकती हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का कौन सा ग्राउंड नहीं है, तो ये नहीं है, द जनरल बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन हैज शो नो कॉन्फिडेंस, अगर ऑफिस बियर के लिए नो कॉन्फिडेंस दिखा दिया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ये गलत बात है, तो ये आया यूपीएससी 2017 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना है, ठीक है, तो कितने मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो वो होती है 10% और 100 ऑफ द वर्कर, जो भी उसमें लेस हो, लेकिन सब्जेक्ट तो मिनिमम में 7 तो है ही है, तो ये पूछा गया है 2017 में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर टू मेक अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट, कि ट्रेड यूनियन एक्ट में रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए कौन एम्पावर्ड है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हैं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये क्वेश्चन आप बेरक से चेक कर सकते हो, 2017 में आया हुआ है, स्टेट भी बनाती है और सेंट्रल भी बनाती है, ठीक है। और ये देखो, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर, इनके ईयर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको इनके ईयर्स कमेंट में मेंशन करने हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर एनएम लोखंडा ने स्टार्ट किया था, तो वो किया था उन्होंने दीन बंधु। हमारे सारे पीवाईक्यू यहीं पे फिनिश होते हैं, अब बचता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का पीवाईक्यू एनालिसिस, वो मैं कल के वीडियो में आपको कंप्लीट लाऊंगी, एक ही वीडियो में, क्योंकि मुझे वो अच्छे से समझाना है, ठीक है। बाकी आपके यहाँ पे मैंने टोटल 16 एक्ट थे इस पीडीएफ में, तो 15 एक्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, शेयर करना, लाइक करना। अब आपका बचा है एक एक्ट,
आईडी एक्ट। ठीक है, आईडी एक्ट के मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, और ये वीडियो मैं कल हर हाल में ले आऊंगी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, आईडी एक्ट के, क्योंकि ये मेरे को आपको समझाना है, तो ये मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी। आईडी एक्ट बचा है और अनऑर्गेनाइज बचा है, नहीं अभी पीएफ भी बचा है। तो अनऑर्गेनाइज और पीएफ तो मैं आज ही करवा देती हूँ, आईडी एक्ट मैं कल लेके आऊंगी। चलो अब देखते हैं हमारा कौन सा एक्ट है, ये अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज का भी मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस और बे एक्ट करवाया हुआ है। देखो, ट्रेड यूनियन का करवाया हुआ है, फैक्ट्री एक्ट का करवाया हुआ है, और अनऑर्गेनाइज का करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेम वही है जो मैंने उसमें करवाए थे। ठीक है, चलो एक्सप्लेन ना करके मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। चलो, हाउ मेनी मेंबर आर टू बी nominated by central government to national security board as per the provision of unorganized। अनऑर्गेनाइज में नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं, वो होते हैं 34। और इसमें पूछ रहा है कि इसमें से सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कौन सी नहीं आती है अनऑर्गेनाइज में। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नहीं आती, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम आती है, जनरल जनश्री आती है, और राष्ट्रीय आती है। ये ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड में बिल्कुल एक्सप्लेन करके, ठीक है, एक एक लाइन तोड़ के अनऑर्गेनाइज एक्ट करवाया हुआ है। उसमें पीवाईक्यू एनालिसिस भी है, वो वीडियो देख लेना। ट्रेड यूनियन का देख लेना पीवाईक्यू एनालिसिस, और फैक्ट्री एक्ट का पीवाईक्यू एनालिसिस देख लेना। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज में अनऑर्गेनाइज वर्कर में कौन इंक्लूड नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, चलो अब देखते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या क्वेश्चन पूछे गए। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो केस देखने होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो वो कौन देखता है। तो पहले इसका आंसर था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपलेट ट्रिब्यूनल, लेकिन ये 2023 में पूछा गया तो अमेंडमेंट हो गई थी। तो अमेंडमेंट में कहा गया था कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ही पीएफ के सारे केस देखे जाएंगे, तो इसका आंसर इसलिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है। तो चलो अब ये पूछ रहा है कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है उसमें मिनिमम एम्प्लॉयज क्या होते हैं। ठीक है, विदाउट एड ऑफ पावर, कि वहाँ पे ये एप्लीकेबल हो जाए, तो वो होते हैं